हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी और ल्यूसेंट के ऊपर में बेस्ड, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप लोग खुद भी अपने आप के अंदर में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पा रहे होंगे, है ना। और आज भी आप लोगों को लगेगा जब आप लोग क्वेश्चन करोगे और लिंक बैठा पाओगे पुराने क्वेश्चंस के साथ में, पुराने वाले लेक्चर्स के साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस सेशन को अब तक लाइक भी कर दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से इस सेशन को आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन हम लोग। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है मुझे। लेक्चर के पहले ही आप लोगों का इतना बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है तो आगे में पढ़ाने में एनर्जी आ जाती है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीचिंग परीक्षा के पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, जिसके अंदर में हम लोग एनसीईआरटी और ल्यूसेंट के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश जिन्होंने दो तरह के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे। जिन बच्चों ने पूरे लेक्चर्स देखे हैं ना मेरे अब तक के, ठीक है, इस सीरीज के, उनको लिंक बनती जाएंगी, टंका और जीतल। आपको बताना है कि ये कौन से मेटल के थे ये सिक्के। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का एक क्लियर होता है फ्रेंड्स कि टंका और जीतल किसने इंट्रोड्यूस किए थे। एक नंबर यहां मिल सकता है और एक नंबर यहां मिल सकता है। टंका और जीतल नाम के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? टंका और जीतल। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किए थे इल्तुतमिश ने। ये आप लोगों का एक पॉइंट क्लियर हो गया। रिवीजन जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था आपको, पिछले लेक्चर में, कि टंका नाम का सिक्का किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन से वंश का था? तो गुलाम वंश का था। ये स्लेव डायनेस्टी का था। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है उसका ये राजा था। ये भी याद है आप लोगों को? जितने लोगों को याद है हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से कि ये याद है सर, कि हाँ गुलाम वंश का था इल्तुतमिश। इसने जो सिक्के जारी किए थे टंका और जीतल, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि जो टंका था आप लोगों का वो कौन सा था और जीतल कौन सा था। तो टंका जो है आप लोगों का सिल्वर का सिक्का था, चांदी का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और जो जीतल था वो कॉपर का सिक्का था, तांबे का सिक्का था आपका। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को याद था। तो सिल्वर का सिक्का था टंका और कॉपर का सिक्का था जीतल, ये याद रखेंगे आप सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हो सकता है आगे में भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर में ये पूछ लिया जाए, तो प्लीज इसको याद रखेंगे सभी लोग। नाउ एक और पॉइंट आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बनता है एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पूरी तरह से अरबी भाषा में लिखा हुआ सिक्का किसने जारी किया था? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का पूरा जिस्ट और लूसेंट के अंदर में जो उससे रिलेटेड पॉइंट दिए सारा आपको करा रहा हूं। पहली बार अरबी भाषा में लिखा हुआ सिक्का यह था टंका। प्योर अरेबिक लैंग्वेज में, प्योर अरेबिक लैंग्वेज में, पढ़ सको तो पढ़ लो, ठीक है, पढ़ सको तो पढ़ लो। अरबी भाषा में लिखा है, समझ आता तो समझो, नहीं आता तो नहीं समझो वाला काम था उसका। ठीक है, तो अरबी भाषा में लिखा हुआ पहली बार सिक्का टंका था, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारत में अरबी भाषा में लिखा हुआ सिक्का। चलो, तो देखो पूरा पोस्टमार्टम हम लोगों ने यहाँ कर दिया। मुझे लगता है कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे और पिछले लेक्चर से आपकी लिंक भी बैठ गई है, तो आप लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ गया। तो इसीलिए सारा पूरा लेक्चर देखो, पूरा लास्ट तक, ठीक है, सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ मिलिट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। इतना बड़ा क्वेश्चन सर, थक गए पढ़ते पढ़ते। देखो बात हो रही है यहाँ समुद्रगुप्त की, समझो बात को। समुद्रगुप्त गुप्ता वंश का राजा था, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, गुप्ता वंश का राजा है समुद्रगुप्त, ये आप लोगों को पता है। अब इसको जो है फ्रेंड्स भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका एक दरबारी कवि था, ठीक है, चापलूस, दरबारी कवि लोग चापलूस होते, आपको पता है कि भाई बस अपने राजा के बारे में बहुत सारी लिखवाते बातें। तो समुद्रगुप्त के अभियान, जो 3 प्रकार के अभियान थे समुद्रगुप्त के, उसके बारे में जानकारी इसके दरबारी कवि ने दी है। उसका नाम कोई बता दे तो मान जाओ कि उसका नाम क्या था, उसके दरबारी कवि का नाम क्या था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था, ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। चलिए, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का, तो उनका नाम था हरिसेन, ठीक है, हरे कलर से लिख दूं कि उनका नाम हरिसेन था, तो चलो ठीक है, हरिसेन, चलो हरे कलर से लिख दिया अपन ने हरिसेन को। ये आप लोगों का हो गया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहां भी क्लियर हो गया भाई लोग, 1 नंबर तो यहां भी मिल सकता है हमें, है ना। इसके बाद में समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने कहां पर में लिखाया है? तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर में लिखाया है।
ठीक है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है इसको किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है इसको आप लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हो, प्रयाग। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हो, क्योंकि इलाहाबाद को ही प्रयागराज या प्रयाग बोला जाता था पहले। अब एक मैं राज की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही सीक्रेट वाली बात है। हाँ, ठीक है, अकबर ने बताई थी मुझे, वो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अकबर की बात है भाई लोग। एक्चुअल में क्या हुआ था, ठीक है, ये जो आप लोगों का ये पिलर है ना, ये पिलर, ठीक है, ये जो पिलर है जिसको आप लोग प्रयाग या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोल रहे हो, ये ये यहाँ था ही नहीं एक्चुअल में। ये कहा था, ये कौशाम्बी में था। ठीक है, कौशाम्बी में, कौशाम्बी नगर नाम की जो जगह थी वहां पर में था ये। वहां से अकबर के समय में इसको उठाकर लाया गया था प्रयाग में। तो कौशाम्बी से वो पिलर इलाहाबाद किसके समय में लाया गया था या प्रयाग किसके समय में लाया गया था? एक क्वेश्चन यहां पर में भी देकर गए अकबर भाई साहब आपको। तो अकबर के समय में कौशाम्बी से प्रयागराज उसको उठा के लाया गया था। तो एक्चुअल में वो कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन है, इस वजह से इसको कई बार जो है ना प्रयाग इंस्क्रिप्शन, इसको पता है आप लोगों को, कौशाम्बी प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है या कौशाम्बी प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, क्योंकि लाया था उसको कौशाम्बी से उठाकर। और एक और आपको राज की बात बता रहा हूं, ये भी किसी को मत बताना। आपको बता दूं, ये एक्चुअल में ये किसने बनाया था? ये अशोका ने बनाया था, अशोका ने। उसके बाद में इसी इंस्क्रिप्शन के ऊपर में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी गई है, समुद्रगुप्त के बारे में इसी इंस्क्रिप्शन, एक ही पिलर के ऊपर में। और फिर आप लोगों को एक बात और बताता हूं, इसके ऊपर में आपको जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जहांगीर जो कि अकबर का लड़का था, ठीक है, उसका बेटा था। तो प्रयाग प्रशस्ति पे कौन कौन से राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है आप लोगों को? यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, और ये यूपी टीजीटी 2021 के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, इन 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक और पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, यह बोला जाएगा आप लोगों से कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसके बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति पर मिलती है। लिखो, अभी के अभी लिखो। लाया था अकबर ने, लेकिन इस पर लिखा किसके बारे में है? जहांगीर के बारे में लिखा है। अभी के अभी लिखो, लिखो सभी लोग। और इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे और सब लोग शेयर भी कर देंगे, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। चलो, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, उस पर लिखी गई है सारी जानकारी। मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में। नेक्स्ट, दीवाने कोही नाम का डिपार्टमेंट किसने बनाया था? लूसेंट में दिया है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, मैं एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों के ही पॉइंट्स आप लोगों को करवा रहा हूं। एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों के ही पॉइंट्स करवाऊंगा आप लोगों को। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहो यार, जल्दी जल्दी से। जो लोग ऑफलाइन देखते हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स सेशन को, और जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, ऑफलाइन वाले बच्चे भी जो बाद में देखते हैं वो भी शेयर जरूर करेंगे। तो देखो, दीवाने कोही, ठीक है, दीवाने कोही, इसको दीवाने अमीर कोही भी बोला जाता है। ये जो डिपार्टमेंट था ये किसने बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1 नंबर यहां पर में मिल गया आपको। ठीक है, भगवान इस क्वेश्चन को स्वर्ग में जगह दे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को 1 नंबर मिल गया। कैसे? दीवाने कोही किसने बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। लिखो सभी लोग, बताता हूं आगे में। दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही किसने बनाया? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किस चीज से रिलेटेड डिपार्टमेंट था ये? तो दीवाने कोही ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक डिपार्टमेंट था। दूसरा क्वेश्चन यहां पर में मिल गया आपको, दूसरा नंबर यहां मिल गया आपको। ठीक है, तो दीवाने कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में बनाया गया था। 2 नंबर हो गया आप लोगों के यहां पर में, है ना? सिंपल सी बात है एकदम, क्वेश्चन की मदद से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाई जब करोगे ना आप लोग, तब आप लोगों को जो है वो विकास होगा, प्रगति भी होंगी आप लोगों की। ठीक है, मतलब बच्चे 2 ही अच्छे, विकास और प्रगति दोनों होंगी आप लोगों की, डोंट वरी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों से इससे रिलेटेड पूछता हूं जो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का। फतवा ए जहांदरी ये किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन कौन बता सकता है? फतवा ए जहांदरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएंगे आप सभी लोग। फतवा ए जहांदरी नाम की पुस्तक किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने, अबू बकर ने, अल बिरूनी ने या जियाउद्दीन बर्नी ने? फतवा ए जहांदरी। इंटरेस्टिंग वाले पॉइंट्स है फ्रेंड्स आज वाले लेक्चर के, जितने भी है ना आप लोगों के पूरे। जी, तो देखो यहाँ पर में आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी का जो पहला लेक्चर है ना फ्रेंड्स, पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री का, उसके अंदर में ये दिया हुआ है। ठीक है, जहांदर फिरोज फतवा जहांदरी का। तो ये आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, बर्नी ने,
जियाउद्दीन बर्नी ने। आपको बताऊं इसके अंदर में क्या लिखा है फतवा जहांदरी के अंदर में। इस पुस्तक के अंदर में जो मुस्लिम शासक है उनको कुछ नसीहत दी गई है, एडवाइस दी गई है, नसीहत दी गई है कि ये करो, ठीक है। जैसे लड़कों को दी जाती, पढ़ ले भाई मत देख, ठीक है। जिस को देख रहा है ना तू, ठीक है, जिस लड़की का तू सैया बनना चाहता है, तू भैया बन के मामा बनेगा, ठीक है। ये याद रखना उनके बच्चों का। तो फतवा जहांदीरी जैसे आप लोग देते हो एडवाइस बाकी लोगों को, तो वैसे ही फ्रेंड्स इसके अंदर में एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी या इसको जिसको आप लोग नसीहत बोलते हो, नसीहत दी गई है मुस्लिम शासकों को कि ऐसे काम करो, ऐसे मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो करके। तो जियाउद्दीन बर्नी ने ये पुस्तक लिखी है, बहुत फेमस बुक है ये। इसको तो लिख लो कहीं तो भी, आप लोग कमेंट में लिख दो या अपने पास में लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है आप लोगों ने करो। ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक है आपकी, फतवा जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये याद रहेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है विच वाज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। सीटेट के मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर में आया है ये वाला क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्ट के अंदर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है आपका, ठीक है। सुपर टेट कब तक होगा, पहले यूपी टेट होगा आपका, फिर उसके बाद में सुपर टेट होगा। आयोग बनाया जा रहा है, जैसे ही आयोग बन जाएगा उसके बाद में होंगी। एक प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ के अंदर में, ठीक है। नीरज पांडे जी है उसके अंदर में कर रहे हैं। टीचिंग परीक्षा का भी उनके साथ में पूरा का पूरा सहयोग है। मेरी उनसे बात भी होती रहती है रेगुलरली, कॉल के ऊपर में मैं उनसे अपडेट लेता रहता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनका हौसला बढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी फ्रेंड्स उनसे बात कीजिए, जो लोग लखनऊ में हैं उनकी मदद कीजिए। जो भी आप कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा ने अपने तरफ से जो कर सकते हैं हम लोग फाइनेंशियल हेल्प या जो भी उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कर सकते थे, हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को फ्रेंड्स महाघेराव है लखनऊ के अंदर में, ठीक है, उनके बंगले का, जो शिक्षा मंत्री है उनके बंगले का। तो आप लोग भी जितने लोग हैं 15 तारीख के लिए तैयार रहिए। 15 तारीख के लिए, 15 तारीख को जो मंत्री जी है उनके बंगले का घेराव करेंगे कि सर आप बताओ आप क्या कर रहे हैं करके, ठीक है। इतने दिन हो गए, बच्चों की एज निकलती जा रही है, उन लोगों की शादी हो जा रही है, कुछ लोगों की, क्या करें, ठीक है। तो विच वाज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो सबसे लंबे समय, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी डायनेस्टी ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी था, ठीक है। गुलाम वंश के बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया और फिर लोधी आया। तो सबसे कम समय तक अगर मैं बात करूं, शॉर्टेस्ट समय तक, शॉर्टेस्ट, ठीक है, केवल 30 साल के लिए, 30 साल के लिए खिलजी वंश ने शासन किया था। तो सबसे पहले आप लोगों से लॉन्गेस्ट पूछा है तो खिलजी नहीं लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि आपसे क्या बोला है, आपसे पहले लॉन्गेस्ट वाला पूछा है, ठीक है। और तुगलक की बात करूं तो ये लॉन्गेस्ट है 94 ईयर्स तक, लॉन्गेस्ट का है 94 ईयर्स तक। तो पहले तुगलक फिर खिलजी आना चाहिए आपका। तो तुगलक और खिलजी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था, हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी जल्दी से, देखे कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, कितने लोगों ने किया था आंसर, देख लेते हैं एक बार। और जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे यार, जितने भी लोग देख रहे हैं। 500 जल्दी से क्रॉस करा दो, सिर्फ 15-20 लोगों की कमी है, और जल्दी जल्दी से जी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, और ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे। गुलाम वंश, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, खिलजी, तुगलक, ठीक है, सैयद और लोधी। लोधी सबसे लास्ट था, ये याद रखना है। एल फॉर लोधी, एल फॉर लास्ट, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन हो जाता है। एल फॉर लोधी, एल फॉर लास्ट। चलो बहुत सारे लोगों का सही हुआ था, बहुत अच्छी बात है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, तो 30 साल तक खिलजी वंश ने और तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक किया था शासन। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन 1945 हाउ मेनी मेंबर्स वर इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या बला है, संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये संस्था बनाई गई थी कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सारे लोग मारे गए, इस प्रकार से वापस से ये पूरा भसड़ ना मचे दुनिया के अंदर में, लोग आपस में लड़े ना, और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में उसको टाला जा सके, तो संयुक्त राष्ट्र नाम की एक संस्था बनाई गई। जब ये संस्था बनी थी तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था बनते समय फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, फाउंडिंग मेंबर्स। और आप लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सीना तान के आंसर करो एकदम मस्त पैकी, एकदम घमंड के साथ में, कि भारत भी जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर था। बट सर भारत तो आज़ाद ही नहीं हुआ था उस समय में, हम तो आज़ाद 1947 में हुए, 1945 में इसका गठन हुआ था, तो फाउंडिंग मेंबर्स थे हम लोग, ठीक है। आप लोगों का डाउन हो गया, मैं बताऊंगा, अरे नहीं भाई, उस समय में भी हम लोग गए थे, हमारे तरफ से एक व्यक्ति गया था, उसका नाम बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी 193 है, ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट, बट फाउंडिंग मेंबर थे 51, ठीक है, 51, शगुन वाला 51, ये याद रख लेना आप लोग। तो 51 रुपए का शगुन, 51 लोगों का शगुन था फाउंडिंग मेंबर, मतलब अच्छा काम करेगा ये।
लड़का तरक्की करेगा यूनाइटेड नेशन अपना, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि 51 रुपए से शगुन हुए हैं इसका। चलो गुड। तो फाउंडिंग मेंबर 51 थे और 193 आज के समय में है। दक्षिणी सूडान इसका सबसे लेटेस्ट वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला कि स्थापना के समय कितने सदस्य थे। एट प्रेजेंट जो है वो 193 है, स्थापना के समय में 51 थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, स्थापना के समय में। तो यूनाइटेड नेशन के पास में 51 थे और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था। ये याद रखना है आप लोगों ने, फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। चलो सर, भारत फाउंडिंग मेंबर था, भारत की तरफ से गया कौन था वो करने के लिए, साइन इन करने के लिए? भाई हम फाउंडिंग मेंबर थे तो हमारी तरफ से कोई ना कोई जाना चाहिए, और ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आओ आप लोग एनसीईआरटी के पॉइंट के ऊपर में इसका जो है वो बेड़ा गर्क करते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ डेलीगेशन ऑफ इंडिया दैट साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर इन 1945? एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, आठवीं कक्षा की पुस्तक में दिया हुआ है कि भारत की तरफ से कौन गया था, ठीक है। तो भाई आर्कॉट रामास्वामी मुदलियार, ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्कॉट रामास्वामी मुदलियार। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से जाएंगे, वो जेल में थे उस समय, तो रामास्वामी मुदलियार गए थे, ठीक है, रामास्वामी मुदलियार, सर आर्कॉट रामास्वामी मुदलियार 1945 के अंदर में गए थे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए, मुदलियार साहब। जवाहरलाल नेहरू उस समय जेल में थे भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से 1945 तक हमारे बहुत सारे नेता लोग जेल में थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आर्कॉट रामास्वामी मुदलियार जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, भारत की तरफ से गए थे। भारत के एक ब्यूरोक्रेट थे, ये भारत के एक स्टेट पर्सन, लॉयर भी रह चुके थे वो। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको भेजा गया था उस समय के जो लॉर्ड वेवेल थे उनके द्वारा, भारत के वायसराय जो थे ना, उनके द्वारा इनको भेजा गया था, रामास्वामी मुदलियार साहब को। तो ये याद रखने ना, रामास्वामी मुदलियार, ठीक है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब जब जब यूनाइटेड नेशन का नाम सुनो तब तब आप लोगों को मुदलियार साहब की याद आना चाहिए कि भगवान मुदलियार साहब को जो है स्वर्ग में जो भी देना है उनकी मनपसंद चीज़ दे देना। मान लो उनका कहीं इधर उधर मन हो, कोई जो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई हो, ठीक है, तो उसको स्वर्ग में दे देना उनको। तो आर्कॉट रामास्वामी मुदलियार, लॉर्ड वेवेल ने उनको भेजा था। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। शांति दे, हाँ मतलब शांति, जया, रेखा, सुषमा, जो भी दे, मतलब उनका मन हो। तो इधर में आ जाइए, 2 प्रोविंसेस विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन साउथ के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर में आप लोगों को बताना है कि कौन से 2 राज्यों को औरंगजेब ने जीता था। एनसीईआरटी में दिया है ये पॉइंट, ठीक है, तो इसको तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, करना ही पड़ेगा आप लोगों को, कोई चारा नहीं है आपके पास में। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का औरंगजेब ने दक्षिण भारत के, अब दक्षिण भारत के राज्य, कुछ लोगों को तो यही नहीं समझेगा कि सर ये क्या चीज़ है, दक्षिण भारत के राज्य मतलब क्या, ये अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, ये क्या चीज़ है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के अंदर में 5 दक्कन सल्तनत थी, 5। मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग, पूरा का पूरा जो है ना घुस जाओ स्क्रीन के अंदर में, घुस जाओ बस। ये भारत है, भारत का दक्षिण भारत का हिस्सा, ये विजयनगर एम्पायर है आपका। यहाँ पर में 5 सल्तनत थी, ठीक है। कौन कौन सी, मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखो ये यहाँ पर मैं लगाया है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर मैं जूम करके कर दिया इसको। अहमदनगर, बरार, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ठीक है, ये 5 सल्तनत थी। कौन कौन सी, अहमदनगर, बरार, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप लोग, बहुत ध्यान से। ये अहमदनगर जो है ना, ये बड़ा ही चालाक था। इसने क्या किया, इसने बरार के ऊपर में हमला कर दिया था और इसको अपने राज्य में मिला लिया। तो बरार के ऊपर में किसने कब्जा किया था, बरार के ऊपर में किसने कब्जा किया था, बरार पर कब्जा किया था अहमदनगर ने। ये बहुत फेमस पॉइंट है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, जोड़ी मिलाने के फॉर्म में पूछेगा ये। तो अहमदनगर ने बरार पर कब्जा कर लिया था, तो पूरा अब ये अहमदनगर हो गया, पूरा अहमदनगर हो गया ये जो बीदर है, बीदर, ठीक है, तो बीदर का दर्द ना समझते हुए बीजापुर ने उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, बीजापुर ने बीदर पर कब्जा कर लिया था। तो अहमदनगर ने बरार पर, बीजापुर ने बीदर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब कितने बच गए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, 3 ही बच गए। अब 5 में से कितने बच गए, आप लोग बताओ कितने बच गए, केवल 3 बच गए। कौन कौन से, जल्दी लिखो, अभी आप लोग कमेंट में लिखेंगे सभी लोग। देखो अगर आपको सीखना है ना, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, पूरी एक्टिविटी दे रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी वो उम्मीद करता हूँ। आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर में एक्टिविटी करनी है कमेंट बॉक्स के अंदर में। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये 3 बच गए, बस 3 बच गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में पूछते हैं इसी वजह से। ये जो अहमदनगर है, इसको मुगल सल्तनत में किसने मिलाया था, ये याद रखना है, शाहजहां ने। शाहजहां ने, लिखो सभी लोग,
ये लिखना है। अहमदनगर, जिसमें बरार भी अब शामिल है, बरार पर तो अहमदनगर ने कब्जा कर लिया ना, तो अहमदनगर को किसने जीता था? शाहजहां ने। सभी लोगों को लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाहजहां ने अहमदनगर को जीतकर मुगल सल्तनत में मिलाया था। अब कितने बच गए? अब वो हो गया। अब कितने बच गए बताओ? तीन में से एक चला गया, कितने बच गए? केवल दो बच गए अभी। कौन कौन से दो बच गए? ठीक है, दो बच गए। कौन? बीजापुर और गोलकुंडा। अब ये बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा, इसको किसने मिलाया था राज्य में? तो इनको मिलाया था फ्रेंड्स औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने मिलाया था। तो यहां पर मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से दो राज्यों को मिलाया था उन्होंने, ठीक है, कौन से दो राज्यों को मिलाया था, तो कौन से बच गए आप लोगों के? आंसर क्या होगा आप लोगों का? ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन से बच गए? सी। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा। खत्म बात, खलास, फिनिश, टाटा, बाय बाय, सी यू। है ना? कितना सिंपल सी बात है आप लोगों की, आराम से कर लिया आप लोगों ने यहां पर में। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई बीजापुर और गोलकुंडा को इन्होंने औरंगजेब ने इनको मिलाया था। बीजापुर जो है इनको मिलाया था, ठीक है, आप लोगों का 1685 86 के अंदर में, ठीक है, और गोलकुंडा को मिलाया था 1687 के अंदर में। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, 1685-86 में बीजापुर को, गोलकुंडा को 1687 के अंदर में। ठीक है, दोनों के ऊपर में कब्जा कर लिया था। चलो, आप लोगों को याद हो गया। अब मैं आपकी रिवीजन भी कराऊंगा इसके ऊपर में, डोंट वरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इट वॉज इन द वर्ड इज द वर्ड वासुदेव कुटुंबकम मेंशन्ड? वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख कौन से वाले उपनिषद में मिलता है आप लोगों को? वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया हमारा घर है, ठीक है, पूरी धरती हमारा घर है। और आप लोगों को बता दूं, G20 समिट, अब आपको मैं इसको करंट से भी लिंक कर देता हूँ। तो G20 समिट है आप लोगों की ना, उसके अंदर में इसके थीम बनाया गया है, G20 समिट के अंदर में भी, जो भारत में हो रही है 2023 के अंदर में, भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। तो वासुदेव कुटुंबकम ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन से वाले उपनिषद में दिया गया है। तो उपनिषद टोटल है आपके 108, ये याद रखना है, 108 उपनिषद है। उनमें से महा उपनिषद, उसमें आप लोगों को वासुदेव कुटुंबकम दिया गया है महा उपनिषद में। ये जो 108 उपनिषद है, ये किसी ना किसी वेद का पार्ट है, ठीक है, किसी ना किसी वेद का पार्ट है। चार वेद है आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो चार वेद है, तो ये 108 के 108 किसी ना किसी वेद का पार्ट है। तो ये जो महा उपनिषद है ना, ये ऋग्वेद का पार्ट है, ऋग्वेद का। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ऋग्वेद का पार्ट है। ये भी आपको बता दिया, पूरा डिटेल में बता दिया, क्योंकि ये भाई आप लोगों का अभी करंट में है, इसी वजह से हो सकता है एग्जामिनर आप लोगों से पूछ ले। ठीक है, तो जो बच्चा देखेगा लेक्चर अच्छे से, पूरा का पूरा लेक्चर देखेगा, रिवाइज करेगा, उसका फायदा होगा। तो महा उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, मतलब महा उपनिषद ऋग्वेद का पार्ट है और महा उपनिषद में दिया हुआ है वासुदेव कुटुंबकम। अब एक मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये आप लोगों का कौन से उपनिषद के अंदर में दिया गया है? ये आप लोग मेरे को बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जल्दी बताइए। और सत्यमेव जयते, चलो यहां पर मैं संपूर्णानंद ने सत्यमेव जयते वाला भी बता दिया, चलो अच्छी बात है। नाउ अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ये कायनात बोल रही गुरुजी सुन क्यों नहीं रहे, गुरुजी सुन क्यों नहीं रहे? तुम गुरुजी की बात सुन रहे हो क्या? ठीक है, जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो सुन रहे हो या फिर टाइप कर रहे हो सिर्फ? और गुरुजी, गुरुजी जो है ना, उनकी कहाँ तक रहती है पता है बात? गुरुजी ने सुन लिया तो अच्छा है, वाह गुरुजी कितने अच्छे हैं, गुरुजी यू आर माय फेवरेट, कुची कुची कू गुरुजी, ठीक है। और गुरुजी ने सुना नहीं तो वो गुस्से वाली इमोजी, लाल वाली इमोजी। मतलब देखो, मतलब यही तुम्हारी दोस्ती, यही तुम्हारा प्यार। बस इतना सा कि गुरुजी ने कमेंट नहीं पढ़ा क्योंकि गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो गुरुजी का गुस्से वाली इमोजी गुरुजी के ऊपर में। वाह क्या यार, मतलब पल में पलट गया तुम लोगों का। तो यहाँ पर ईमान धर्म सब कुछ एकदम, गुरुजी के लिए रिस्पेक्ट। बस इतना सा ही था तुम्हारा, बस इतना सा। चल, तो गोलकुंडा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि किस मुगल शासक ने मिलाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। आ जाओ अब ऑन अ सीरियस नोट, इधर में आ जाएंगे आप लोग। गोलकुंडा जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, ये किसने मिलाया था? तो औरंगजेब ने मिलाया था। कौन सी दो थे वो जिसको मिलाया था औरंगजेब ने, ये बता देंगे आप लोग। कौन से दो थे, जल्दी से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। कौन से दो थे जिसमें मिलाया था, बताइए।
तो ये बीजापुर और गोलकुंडा इनको मिलाया था, ये याद रखना। और अहमदनगर को किसने मिलाया था ये मेरे को कमेंट करके आप लोग बताओगे। सभी लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए, अहमदनगर को किसने मिलाया था, अहमदनगर को मुगल सल्तनत के अंदर में। ठीक है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैंक फॉरेस्ट। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा कौन से जंगल मिलेंगे? देखो क्या है ना, जिस दिन मूड अच्छा रहा उस दिन ऐसा कर लेना, जिस दिन मूड अच्छा नहीं रहा या जिस दिन गुस्से में रहा ना तो उस दिन बैकफायर कर सकता है इस तरीके की हरकत आपकी। ओके, तो एक चीज याद रखना कि जब पढ़ रहे हैं और जो कर रहे हैं तो मेरे को बिल्कुल ये पसंद नहीं कि जो अब गुस्से वाली इमोजी है, इस तरीके की उल्टी भलती जो इमोजीज भेजते हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को ध्यान से समझ ले अच्छे से कि प्यार से चलाना भी आता है और जिस समय में गुस्सा करना है ना, जिस समय में सही रास्ते पे लेकर आना है वो भी आता है। ठीक है, ये चश्मा पोगो देख देख के नहीं लगा मेरे को। ओके, 10 साल 11 साल के अंदर में ना लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद में ये चश्मा लगा है। समझ गए बात? तो कैसे सीधे रास्ते पे लाना है वो भी आता है अच्छे से। तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा बैक ऑफ द माइंड में। तो इंडिया के अंदर में, ठीक है, कौन से लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट है, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस या नन ऑफ द अबव? तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है आप लोगों के वो है, लेकिन उसमें भी कौन से वाले? मॉइस्ट वाले, ठीक है, नम पर्णपाती है। अब इस चीज को ध्यान से देखो आप लोग, अगर आप लोगों को दोनों के दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो कैसे रहेगा आप लोगों का? डेसिडुअस जो है आप लोगों के फ्रेंड्स, ठीक है, डेसिडुअस वाले तो है ही आप लोगों के, ठीक है, लेकिन डेसिडुअस में भी मॉइस्ट डेसिडुअस है। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो ट्रॉपिकल जोन में हो, दोनों छोर के बीच में हो, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में हो। हमारा भारत जो है मैक्सिमम हिस्सा आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ट्रॉपिकल जोन में आता है भारत का। ठीक है, बिल्कुल बीच में से जाती है लगभग, लेकिन ज़्यादा हिस्सा नीचे साइड में है, तो भारत का ज़्यादा हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में है। तो ट्रॉपिकल है हमारे भारत में, ठीक है, ट्रॉपिकल। तो तीनों में ही ट्रॉपिकल दिया था। एवरग्रीन भारत में नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, कुछ ही इलाकों में पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत के अंदर में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस के अंदर में क्या फर्क होता है? एवरग्रीन का मतलब होता है जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने नंगू पुंगू पेड़ भी देखे होंगे हमारे भारत में जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर इलाकों के अंदर में। तो डेसिडुअस और मॉइस्ट डेसिडुअस का मतलब होता है ऐसे जो कि ड्राई ना हो वो मॉइस्ट हो, मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ नमी हो फिर भी उन्होंने अपने पत्ते झड़ा दिए, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ नमी हो बट फिर भी उन्होंने अपने पत्ते झड़ा दिए। तो आंसर आप लोगों का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मॉइस्ट और ये ऐसा दिया नहीं रहता, डायरेक्ट आपको डेसिडुअस दिया रहता है, तो आप डेसिडुअस लगा सकते हो। अगर मॉइस्ट नहीं दिया है तो पहला प्रेफरेंस इसको देना है, दूसरा प्रेफरेंस इसको देना है, बस इतनी सी बात समझो आप लोग, ठीक है। पहला प्रेफरेंस मॉइस्ट डेसिडुअस को देना है, ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस आप लोगों को जो है डेसिडुअस को देना है। ये छोटी जो आपकी जो है आपकी क्लास, मतलब 7th स्टैंडर्ड की जो क्लास है उसके अंदर में डेसिडुअस दिया हुआ है, लेकिन अगर आप 12th स्टैंडर्ड की देखोगे तो उसमें मॉइस्ट डेसिडुअस दिया हुआ है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये करवा दिया। तो पहला प्रेफरेंस इसको देना है, दूसरा प्रेफरेंस उसको देना है। नाउ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर्स रेन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर? मुगल कौन सा बादशाह था जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर कर देंगे ताकि यहाँ पर मैं 600 जल्दी से क्रॉस हो जाए। केवल 35 बच्चे चाहिए आपको ये क्रॉस करवाने के लिए, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे इस सेशन को। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा किस मुगल राजा के समय में फेमस था? ठीक है, सबसे ज्यादा तो आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है, शाहजहां ने दीवाने खास दीवाने आम बनवाया था। शाहजहां के समय में भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर में बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो शाहजहां को स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा प्रेम था, और याद रखना आप लोगों ने शाहजहां के समय काल को ही भारत का आर्किटेक्चर का गोल्डन युग बोला जाता है, ठीक है, जिसके समय में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। वही अगर मैं पेंटिंग की बात करूं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पेंटिंग का गोल्डन एज किसको कहा जाता है मुगल काल के अंदर में? गोल्डन एज भारत में पेंटिंग का गोल्डन एज किसके समय काल को, कौन से मुगल राजा के समय काल को बोला जाता है? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलो, तो शाहजहां के समय काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ठीक है, और किसके समय काल को पेंटिंग का गोल्डन एज बोलते हैं, ये आप लोग बता दीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से टाइप करते रहेंगे यहाँ। चलो, हु was the ruler of Golconda when औरंगजेब seized the fort of Golconda in 1687? गोलकुंडा का जो किला है या गोलकुंडा जो है उसके ऊपर में औरंगजेब ने कब्जा किया था 1687 के अंदर में। तो एक नंबर यहां मिलेगा, किसने कब्जा किया था, किसके समय में गोलकुंडा पर कब्जा किया औरंगजेब के समय में?
एक नंबर यहाँ मिल गया आप लोगों को, एक नंबर। अब एक नंबर में और आप लोगों को दिलाना चाहूंगा आगे में, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि किसके समय काल के अंदर में, मतलब आखिरी गोलकुंडा वंश का आखिरी राजा कौन सा था, ये बेसिकली बात पूछी जा रही है आप लोगों से, ठीक है, कि गोलकुंडा का आखिरी शासक कौन था। बताओ, कोशिश करो, देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा और कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि अबुल हसन कुतुब शाह, ये लास्ट थे, अबुल हसन कुतुब शाह। तो गोलकुंडा के आखिरी राजा थे अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है। इनको हराकर गोलकुंडा के ऊपर में औरंगजेब ने 1687 के अंदर में कब्जा कर लिया था, ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह को। तो जो लोग आदिल शाह बोल रहे हैं वो गलत है, आदिल शाह सेकंड नहीं थे, ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह था उसका नाम, अबुल हसन कुतुब शाह। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों का देखो रिवीजन हो गया अच्छे से, गोलकुंडा के ऊपर में किसने हमला किया था, कब किया था और किसके ऊपर किया था, वो भी आप लोगों का हो गया, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने लोगों ने तुक्का लगाया था लेकिन सही हो गया, वो भी हाथ खड़ा कर देंगे, और कितने लोगों ने कॉन्फिडेंट लगाया था, अब याद रहेगा, अबुल हसन कुतुब शाह। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत के अंदर में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए जल्दी जल्दी से, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की। वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोगों के आंसर आ गए हैं अरावली, ठीक है, अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट। देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में, ठीक है, ये कहाँ पर में है सारे के सारी। अगर आपको हिमालय पता है फ्रेंड्स, तो हिमालय यहाँ पर में है, और ये यंग है, यंग है, यंग का मतलब होता है नए नवेले है, अभी कुछ ही लाख साल पहले इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, हिमालय का। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, इधर साइड के अंदर में, यहाँ पर में है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, और यहाँ पर में है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और अरावली अगर आप लोगों से बोला जाए कहाँ पर में, तो अरावली है यहाँ पर में, ये सबसे पुराना है अरावली, ठीक है, अरावली। और इसी वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाई जितनी इन लोगों की हुई है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पुराना है, इसका घर्षण हवा वगैरह के कारण और मौसम के कारण इसका घर्षण हो चुका है अरावली, ठीक है। अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अरावली का, आप लोग बताएंगे मेरे को, ठीक है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा बिंदु अरावली का, बताओ जल्दी से। राजस्थान के अंदर में है, ठीक है, गुजरात के ऊपरी भाग से होते हुए स्टार्ट होकर ये राजस्थान से पूरा कवर करते हुए दिल्ली हरियाणा तक जाती है अरावली। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, ये यहाँ से इस प्रकार से ये पूरा दिल्ली हरियाणा तक का इसका ऐसा एक्सटेंशन है पूरा इस प्रकार से अरावली का, ठीक है, अरावली। तो गुरु शिखर जो है फ्रेंड्स, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। केटू कहाँ से आ गया, केटू इधर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो, ठीक है। गुरु शिखर जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, राजस्थान के अंदर में। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बेसिन कौन सी है, रिवर बेसिन, ये बता दीजिए आप लोग। रिवर बेसिन, रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है, अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बेसिन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बेसिन का मतलब। तो जो बता दे रिवर बेसिन कौन सी है सबसे बड़ी, रिवर बेसिन। देखो रिवर बेसिन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो नदी है वो, ठीक है, और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, उसकी सहायक नदियां जो एरिया कवर करती है, जो एरिया कवर करती है ना, वो उसको बोलते हैं रिवर बेसिन। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन वाला एरिया कौन से नदी का है, तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन गंगा नदी का नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, अमेजोन का है, और नील का भी नहीं है। नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, बट फिर भी उसकी और उसकी सहायक नदियों का जो एरिया घिराव है वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि अमेजोन का है, ठीक है। तो अमेजोन नदी जो है इसका रिवर बेसिन सबसे बड़ा है। काफी सारे लोग गंगा लगा के आते हैं या फिर कुछ लोग नील नदी लगा के आ जाते हैं, भाई सबसे लंबी है तो अमेजोन रिवर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो देख सकते हो आप अमेजोन का रिवर बेसिन कितना बड़ा है, छोटी 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 उसकी सहायक नदियां इतना बड़ा एरिया घेरती है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं आप लोगों से। नाउ हरिहर वन और बुक्का, ठीक है, ये कौन से किंगडम के फाउंडर है, हरिहर वन और बुक्का। अब जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है अच्छे से, ठीक है, जितने लेक्चर्स मैंने करवाए हैं अब तक वो सारे के सारे लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से देखे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिंट बनी है आप लोगों को, एक हिंट मिली है आप लोगों को, ठीक है। जी, तो देखिए हरिहर और बुक्का के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, हरिहर और बुक्का ये विजयनगर एम्पायर के संस्थापक है। मैं आपको बता दूं दोनों के दोनों कौन थे, दोनों के दोनों भाई थे, ठीक है, दोनों के दोनों भाई थे,
मतलब गुंडे वाले भाई नहीं थे, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले भाई, असली वाले भाई थे दोनों के दोनों, ठीक है। उनके पिता का नाम था संगम, ठीक है, संगम। तो संगम वंश भी बोला जाता है उनकी डायनेस्टी को, उनका जो वंश है उसको संगम वंश भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अलग अलग वंश हुए उनके, मतलब विजयनगर के अंदर में। तो सबसे पहला वंश था संगम वंश, तो हरिहर वन और बुक्का। विजयनगर एम्पायर का पहला राजा कौन था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, पहला राजा, एक नंबर यहां भी मिलता है आप लोगों को, एक नंबर यहां मिल गया आपको। फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर हरिहर था, हरिहर। लिख दो जल्दी से आप लोग, ठीक है, सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर, मैं कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिहर जो है ये विजयनगर एम्पायर का पहला राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। विजयनगर एम्पायर की स्थापना कौन से वाले राजा के समय में हुई थी, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये था आपकी जो सल्तनत थी, ठीक है, दक्कन की सल्तनत, मुस्लिम सल्तनत। यहाँ पर में विजयनगर एम्पायर है। ये विजयनगर एम्पायर की स्थापना जब हुई थी उस समय में ऊपर में दिल्ली सल्तनत का शासन था, बाद में मुगल आए, ठीक है। मुगल ने जो है धीरे धीरे इनको सबको खत्म कर दिया और बाद में नीचे में भी कब्जा कर लिया था बाद में, बट यहां पर में, ठीक है, इसके ऊपर में अगर आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत का राज शासन था, ठीक है, एक समय में। तो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसके समय में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वो राजा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, ये याद रखेंगे आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके समय में विजयनगर एम्पायर की सबसे पहले छोटे से इलाके में यहां पर में स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको कहानी बताता हूँ उसकी क्या हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो हरिहर और बुक्कत है उनको कैद करके लेके चला गया था ऊपर में, ठीक है, ऊपर लेके चले गए थे, दिल्ली में लेके चले गए थे उनको कैद करके। वो लोग कैद से छूट गए बाद में, ठीक है, कैद से छूट गए, उनको इवन मुस्लिम में कन्वर्ट भी करवा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ज़बरदस्ती। तो बाद में जब वो छूट के वापस आए तो वापस से वो उनकी घर वापसी जो भी हुई थी वो जो समझ गया आप लोग, ठीक है, वो वापस उन्होंने की अपने गुरु के साथ में, और एक यहाँ पर में अलग राज्य की स्थापना की, विजयनगर एम्पायर की, ओके, विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर कब पहुंच गई थी, सबसे लंबी सबसे बड़ी कब हो गई थी दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही सबसे बड़ी हो गई थी, ठीक है। सीटेट एसएसटी करवा दीजिए, ये सीटेट एसएसटी में भी पूछ सकता है, घाना नियोग जी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट आपका, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, और जो लोग भी ऑफलाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो बाद में देख रहे हैं वो लोग भी जरूर इसको शेयर किया कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसी से फ्रेंड्स हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज्यादा काम करने का। सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। अच्छा, कल इंस्टाग्राम के ऊपर में कितने लोग लाइव थे? क्या आप लोगों का अनुभव रहा इंस्टाग्राम लाइव में? मुझे तो काफ़ी मज़ा आई, आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा इंस्टाग्राम लाइव कल का। इंस्टाग्राम, तो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फ्रेंड्स अभी तक, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए आप लोग, ताकि जब फ्यूचर में, इन फ्यूचर भी हम लोग जब ऐसे ही सेशंस करें, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो आप लोग कर सके, क्योंकि काफ़ी मज़ा आई। पहला एक्सपीरियंस था, मैं फर्स्ट टाइम लाइव गया था इंस्टाग्राम के ऊपर में, ठीक है। चलिए मज़ा आई सर, चलो बहुत अच्छी बात। मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, टीचिंग परीक्षा सर्च करना है मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो है उनकी बात करो। तो देखो यहाँ पर मैं बात करेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है, ये याद रखेंगे आप लोग, 2.4%। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के जो नंबर्स है इसके ऊपर में आप लोग कॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, 7611101101, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज के साथ में पढ़ना चाहते हो टीचिंग परीक्षा के, जिसकी वैलिडिटी आप लोगों की फ्रेंड्स जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक की है, तो आपको कोई वैलिडिटी का टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ सकते हो। बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग पढ़ाई आपकी स्टार्ट कर सकते हो, जितना जल्दी ले लोगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग पढ़ाई कर पाओगे। तो सीटेट का, यूपी टेट का, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, सारे आप लोगों के अवेलेबल है। DSSS पीआरटी अवेलेबल है आप लोगों का। अगर DSSS टीजीटी भी आप लोग चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल जरूर कर लेना, ठीक है, टीम आपको जानकारी दे देंगी कि कैसे आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है। सुपर टेट के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं वो बच्चे जो है आगे रहेंगे बाकी लोगों से, क्योंकि उनका पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। रिवर सिस्टम मैंने पढ़ाया 10 लेक्चर में, 10 लेक्चर, और जो बच्चे यहाँ पर में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि 10 लेक्चर में रिवर पूरा सिस्टम भारत की हमने कितना अच्छे से पढ़ ली।
भारत की आधी ज्योग्राफी हम लोगों ने वहां पर में कवर कर ली, क्योंकि हमने पहाड़ कहाँ पर में क्या है उस तरीके से पूरा देख लिया हम लोगों ने, है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि नंबर है 7611101101, इसके ऊपर में आप क्वेरी कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया वो लोग रेटिंग भी जरूर दे दिया ना। इंडिया का टोटल एरिया जो है फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड का, ये याद रखेंगे आप लोग, 2.4% है, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया के पास में जितनी जमीन है, ठीक है, उसका केवल 2.4% जो है वो भारत के पास में है, ठीक है, 2.4%। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे दुनिया की पॉपुलेशन की, ठीक है, पूरे दुनिया की पॉपुलेशन, तो करीब 16% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की अकेले भारत के पास में है, ठीक है, पूरे भारत के पास में। एरिया केवल 2.4%, लेकिन पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब 16%। तो देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि हमारे पास में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है इस एरिया के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो, तो भारत 7वें नंबर का दूसरे सबसे बड़ा कंट्री है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं जो आप लोग जवाब दोगे। आप बताइए कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है। चलो देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम के अंदर में कि भाई बताओ कि पहला दूसरा तीसरे नंबर पे कौन है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दो जल्दी जल्दी से। अलग 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 आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले वाले की, तो सबसे पहले नंबर पे है रशिया, ठीक है। रशिया जो है वो सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोग यूएसए आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग कनाडा आंसर लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दूसरे नंबर पे कनाडा है, सभी लोग लिख देंगे कनाडा, ठीक है। तीसरे नंबर पे यूएसए है, यूएसए। ये कितने लोगों को पता था कि कनाडा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूएसए है। अगर आप लोगों से चौथे नंबर पे भी पूछ लिया जाए तो भी आप लोग आंसर कर सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चौथे और पांचवें नंबर का भी आप लोग आंसर कर सकते हो। फोर्थ पे कौन है और फिफ्थ पे कौन है, तो फोर्थ पे तो हमारा पड़ोसी चाइना है, ठीक है। और पांचवें नंबर की बात करूं अगर मैं, तो ब्राजील है, पांचवें नंबर पे ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। और सिक्स्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये 9th स्टैंडर्ड की जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, जस्ट अ सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे है हमारा भारत, ठीक है, इंडिया 7वें नंबर पे। तो ये आप लोग याद रख सकते थे इस तरीके से। ये आपकी 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों से कह रहा था मैं कि इसको आप लोग कीजिए करके अच्छे से याद, क्योंकि जोड़ियां लगाने के फॉर्म में या फिर हो सकता है आप लोगों से बड़ा छोटा करने के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसके आप लोग जवाब जरूर देंगे फ्रेंड्स, आप लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो यहाँ पर मैं आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। आप बताइए मुझे कि फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, ठीक है, हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स वर देयर, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशंस इन 1945, ठीक है, 1945 में फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे। और क्या भारत फाउंडिंग मेंबर था, इंडिया था फाउंडिंग मेंबर, हाँ या ना में जवाब देना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रेजेंट में भी बता सकते हो कि कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, आप लोग कमेंट करके, और सभी लोगों को कमेंट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा वाला सवाल जो है मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है, लॉन्गेस्ट समय किसका था, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे कम समय तक किसने शासन किया, कौन से वंश ने शासन किया है। लास्ट वाला कौन सा था, लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, ये भी आप बता देंगे मेरे को, ठीक है। इसी के अंदर में बताइए लास्ट वाली डायनेस्टी कौन सी थी, ये भी क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप बताइए मुझे, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आधार पर आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए कि टंका और जीतल किसने जारी किए थे, टंका और जीतल कौन सा राजा था जिसने जारी किया था, जिसने इशू किया था, टंका और जीतल, उस राजा का भी नाम बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। कहाँ कहाँ जगह बच रही है भाई, बता दो जल्दी जल्दी से आप लोग, टंका और जीतल किसने जारी किया था। और दीवान अमीर कोही, ठीक है, दीवान
ए कोही नाम का डिपार्टमेंट, जो कि फ्रेंड्स काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है, DSSS की तो मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है और यूपी की भी काफी सारे एग्जाम में आ चुका है, आगे में भी पूछा जा सकता है, वो भी आप बताएंगे। दीवाने कोही कौन से राजा ने इस्टेब्लिश किया था और कौन से काम के लिए किया था। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप सभी लोग। जैसे ही मैं बंद करूंगा लेक्चर को वैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में इसके आंसर्स करने स्टार्ट कर देना आप सभी लोग। जिन लोगों ने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया वो लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपके आगे में भी लेक्चर्स होते रहे, ठीक है, आप लोगों के लेक्चर्स में ऐसे ही करवाता रहूं और एनर्जी बनी रहे हम लोगों की, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि और कौन कौन सी चीजें आप लोग पढ़ना चाहते हो। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि फ्यूचर में भी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।